हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी पेपर सेकंड प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है और इसके लिए हम जो पढ़ रहे हैं टॉपिक वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, और इसमें जो आज का हमारा हॉट टॉपिक रहेगा वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें पहुंचने से पहले हम एक बार वापस क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस पे ध्यान केंद्रित करते हैं। यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है, अगर हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो इसके लिए हमने एक सिंपल डेफिनेशन दे दी थी प्रारंभ में ही कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जटिल कार्बनिक पदार्थों का ब्रेकडाउन सरल कार्बनिक पदार्थों में होता है तो हम उसे श्वसन कह देते हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर हम इस अभिक्रिया के डीप में जाते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं तो सीधे सीधे हमको भी पता है कि जो उत्पाद है या जो क्रियाधार है उनसे ऑक्सीजन डायरेक्ट काम नहीं करती, कभी भी रिएक्ट नहीं होती है, या जाते ही सीधे के सीधे कार्बोक्सिलेशन या डीकार्बोलेशन या फिर डिहाइड्रोजनीकरण की क्रिया नहीं कर सकती। क्लियर है। उसके अंदर बहुत सारे चरण होते हैं, स्टेप बाय स्टेप कई सारे क्रियाधार होते हैं, उनके मध्य संयोजी क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो इस पूरी श्रृंखला को क्रमबद्ध तरीके से कंप्लीट करते हैं। तो इस सारे में हमारे पास में एक निचोड़ निकलता है और हम ये कह सकते हैं कि जो रेस्पिरेशन है, श्वसन, वो एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। क्लियर है। और जिसमें जो क्रियाधार है उस पे से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का अपघटन होता है। क्लियर है। और जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का अपघटन होता है वो हाइड्रोजन प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में टूटते हैं। क्लियर है। और ये जो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दूसरे हाइड्रोजन ग्राहियों द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, ग्रहण करके अपचयित हो जाते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल में हम यहाँ पे अभिक्रिया के माध्यम से समझा सकते हैं कि जो हाइड्रोजन प्रोटॉन्स या एटम्स टूटे वो किस में कन्वर्ट हुए, दो हाइड्रोजन और दो इलेक्ट्रॉन्स में, एक घटना। दूसरी घटना में ये हाइड्रोजन प्रोटॉन्स जो हैं ये अपचयित करने में सक्षम होते हैं हाइड्रोजन ग्राही जो कि ऑक्सीकरण फॉर्म में होते हैं और ये उनसे रिएक्ट करके बना देते हैं NADH2 जो कि एक अपचयित फॉर्म है। उसी प्रकार से जैसे कि एक FAD जो अपचयित है उसको ये कर देते हैं, ऑक्सीकृत है, उसको अपचयित कर देते हैं FADH2 में। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये ऑक्सीकरण, जो रेडॉक्स अभिक्रिया की हम बार बार करते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन, एक्चुअली में है क्या। बहुत बच्चों के बीच में ये सबसे बड़ा संदेह का विषय रहता है केमिस्ट्री में भी। तो ऑक्सीकरण में केवल देसी शब्द में इतना सा समझ लीजिए कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन्स एक या अधिक, जितनी भी उसकी कैपेसिटी है, उसके बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन्स का निष्कासन या कमी, अर्थात बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन्स अगर निकल जाते हैं तो उस अवस्था को ऑक्सीकृत कहते हैं। अर्थात ये एक ऐसी उत्तेजित अवस्था है जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने से सदैव धन आवेश की क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है। अर्थात यह दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए हमेशा क्या रहता है, अग्रेसिव रहता है, तत्पर रहता है या उत्तेजित रहता है। इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। वहीं अगर अपन अपचयन की बात करें तो किसी तत्व द्वारा दूसरे तत्व से या बाह्य जो वहाँ का क्या बोलते हैं जो क्या कहें अपन, जो माध्यम है, मीडियम के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर ले, ग्रहण।
और ग्रहण करने से जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी क्या आती है, कमी, और जो उत्तेजित अवस्था है वो धीरे धीरे किस में हो जाती है, उदासीन अवस्था में कन्वर्ट होने लगती है। केवल इतना सा मतलब समझ लीजिए, फिर हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि यहाँ पे NaDH2 में Na+ जो है उसमें हाइड्रोजन को लेने की प्रबल क्षमता है, उत्तेजित है, इसलिए हम इसको ऑक्सीडाइज के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, व्हाट इज ऑक्सीडाइजेशन। ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का संबंध, या जो OXI लिखते हैं हम ऑक्सीडाइज, इसका संबंध ऑक्सीजन से है। अर्थात जो ब्रेकडाउन हो रहा है हाइड्रोजन प्रोटॉन्स का या इलेक्ट्रॉन्स का, अगर वो ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में हो रहा है तो उस अपघटन को हम ऑक्सीकरण कहेंगे। ये ध्यान रखना, क्लियर है। अगर ये जो अपघटन हो रहा है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो हम उसको ऑक्सीकरण कहते हैं, और उसमें हाइड्रोजन और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का ब्रेकडाउन होता है, जो कि दूसरे ग्राहियों के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, ग्रहण कर लिए जाते हैं। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इसलिए हम रेस्पायरेशन के लिए एक सिंपल वर्ड यूज में ले रहे हैं कि रेस्पायरेशन एक्चुअली में एक क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ऑक्सीकारी। क्लियर है, ये हमारी लाइन है, तो ये हम मिटा देते हैं इसमें से। ऑक्सीकरण क्लियर हो गया, अपचयन क्लियर हो गया। इंग्लिश में ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन और अपचयन को रिडक्शन कहते हैं। क्लियर है, यहां पे ये दोनों के दोनों फॉर्म्स हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर अपन कहें तो NaDH2 जो है उसने ले लिया, और ये NaDH2 के अणुओं का या FAD के अणुओं का अगर हम ऑक्सीकरण करें, ठीक है, तो क्या होगा, NaDH2 का ऑक्सीकरण करने पर ये वापस ऑक्सीकृत फॉर्म में लौट जाएगा, प्लस 2H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, मुक्त करेगा, और ये जो हाइड्रोजन प्रोटॉन्स हैं ये जुड़कर किससे, हाफ O2, अर्थात ये एक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जुड़कर इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन जो हैं ये जुड़ेंगे और जुड़कर बनाते हैं H2O, एक जल के मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। और ये सारी की सारी जो घटना है, क्यों, क्योंकि ये जो NaDH2 है जिसने यहाँ पे मध्यवर्तियों के रूप में उन हाइड्रोजन्स को और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और इलेक्ट्रॉन्स को जो ग्रहण किया है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन से क्रिया नहीं कर सकते। अतः इस क्रिया में हमें अनेक चरणों की जरूरत पड़ती है जो क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर अपन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पे 5 ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं हुई हैं जिनको हम यहाँ लिख सकते हैं, ये मैं मिटा देता हूँ। 5 ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं हुई हैं जिसमें पहली अभिक्रिया कहाँ हुई है, पहली अभिक्रिया हुई है किसके अंदर, आइसोसिट्रिक में। क्लियर है। दूसरी अभिक्रिया कहाँ हुई है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक में। तीसरी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहाँ हुई है, सक्सेनाइल कोएंजाइम ए में। चौथी कहाँ हो रही है, सक्सेनिक एसिड में। पांचवी कहाँ हो रही है, मैलिक एसिड में। ये यहाँ पे डीहाइड्रोजनेज के साथ क्या बना रहा है, ऑक्जेलो सक्सेनिक एसिड, और यहाँ NaD+ जो है वो इन हाइड्रोजन प्रोटॉन्स को ग्राही ऑक्सीकृत फॉर्म में काम ले रहा है। तो 1, 2 और ये तीन है जहाँ पे हाइड्रोजन प्रोटॉन्स का ग्राही कौन है, NaD। क्लियर है। दूसरा अगर अपन बात करें
तो ये जो सक्सेनिक एसिड है, यहाँ का जो हाइड्रोजन ग्राही है वो NAD नहीं है, क्लियर है। उसकी तुलना में कौन है, यहाँ पे है FAD+, और ये क्या बनाता है, FADH2 ये है। और जो GDP है वो इनऑर्गेनिक फास्फेट को कैरी करके ये बनाता है GTP, जो कि तुरंत किस में चेंज हो जाता है, ADP में, ADP से क्रिया करके बना जाता है ATP, क्लियर है। तो ये 5 जो है वो ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कंप्लीट होती हैं किसमें, क्रेब्स साइकिल के अंदर पूरी हो रही हैं। और अगर अपन ओवरऑल बात करें रेस्पिरेशन में, जहाँ से ग्लूकोज प्रारंभ हुआ, तो ग्लूकोज में ग्लाइकोलाइसिस का जो जेनेसिस था उसमें हमारे पास क्या था, 1,3-डाई-PGAL फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, जो कि कन्वर्ट हुआ था 1,3-डाई-PGA में, फास्फोग्लिसरिक एसिड में। तो वहाँ पे भी एक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के सापेक्ष क्या बना था, NADH2 फॉर्म हुआ था। तो 2 मॉलिक्यूल्स थे तो 2 NADH2 कहाँ कंप्लीट हो गए, ग्लाइकोलाइसिस में। 2 पायरुविक एसिड थे तो 2 NADH2 कहाँ बन गए हमको, जब पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम A में गया, क्लियर है। उसी तरीके से 2 हमको मिल गए आइसोसिट्रिक में, 2 हमको मिल गए अल्फा कीटोग्लूटेरिक में, और 2 हमको कहाँ मिल गए, फ्यूमेरिक में। तो ये टोटल चीज़ें कितनी होगी, 5, और 5 दूना 10 जो है हमको NADH2 प्राप्त हो रहे हैं, और 2 हमको क्या प्राप्त हो रहे हैं, FADH2 प्राप्त हो रहे हैं। तो ये जो मध्यवर्तियों द्वारा जो हाइड्रोजन को ग्रहण किया गया है, इनका एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन प्रोटॉन का एक सिस्टमेटिक लेन देन जो है वो कंप्लीट होता है, जिसमें अनेक मध्यवर्तियों की जरूरत होती है। उस पे उनके लेने से रिडक्शन और देने से ऑक्सीकरण उपयोग होता है, और इन दोनों लेन देन के बीच में जो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है वही एब्जॉर्ब की जाती है, और वही एनर्जी दूसरी उपापचय क्रियाओं के रूप में कंज्यूम होती है, और उसी आदान प्रदान की एनर्जी से बनता है ATP, और जिसको हम कह रहे हैं बायोलॉजिकल एनर्जी करेंसी के रूप में। तो हम इसी सिस्टमेटिक जो लेन देन है उसी सिस्टमेटिक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन, ये जो ETS है, इसमें हम कह सकते हैं कि ये एंजाइम्स की एक श्रृंखला है जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मिट्टी है ना, क्या बोलते हैं, क्रिस्टी, और F1 पार्टिकल्स का जो बेस है, ठीक है, वहाँ ये एंजाइम्स का संकुल पाया जाता है, और ये इस कंप्लीट सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है, क्लियर है। जिसमें जो मध्यवर्ती यौगिक है वो एक फेरस आयन जो कि इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में वहाँ पे प्रयुक्त होता है। तो ये 5 जगह जो NADH2 है उसका ध्यान रखिएगा, ये बड़े काम आएंगे। ATS को हम कुछ चरणों में बांटते हैं। जिसमें फर्स्ट स्टेप हम यहाँ पे ड्रॉ कर चुके, जिसमें NAD के अपघटन से 2 हाइड्रोजन प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। और ये जो NADH2 है, ये सब से जो निष्कासित हाइड्रोजन्स हैं वो ग्रहण की जाती है किसके द्वारा, F1 पार्टिकल में, और वहाँ इनको ग्रहण किया जाता है एक मध्यवर्ती FADH2 के
FAD+ के द्वारा। तो एक सिंपल वे में हम एक डायग्राम यहां पे बना रहे हैं, और एनर्जी फ्लो में एक चीज का ध्यान रखना, जो डायग्राम्स आप बनाएंगे, एनर्जी फ्लो जब एक निकाय से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में और तीसरे से चौथे में जाती है तो हमेशा क्या होती है, रिड्यूस होती है, कमी आती है। अतः हम ETS को जो है वो स्ट्रेट लाइन की जगह हल्का सा तिरछा बनाएंगे। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा आप भी। तो यहाँ पे फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं, यहाँ बना देते हैं NAD+, और ये इसकी हो गई अपचयित फॉर्म NADH2। ठीक है, अब NADH की बात करें तो संपूर्ण रेस्पायरेशन जो है उसमें से NADH के फॉर्म्स को जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले हमारे पास में आता है, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, ग्लाइकोलाइसिस। और इस ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 1,3-डाई-PGAL, ध्यान रखना शॉर्ट में लिख रहा हूं, फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, जब डीहाइड्रोजनेज की उपस्थिति में 1,3-डाई-PGA में कन्वर्ट हुआ था तो जो हाइड्रोजन से निकला तो ये हो गया हमारा एक तरीके से प्रथम NADH2, क्योंकि यहां से निकले हुए हाइड्रोजन प्रोटॉन्स को किसने ग्रहण किया, Na ऑक्सीकृत NAD+ ने। एक दूसरा कहां बना, एसिटाइल कोएंजाइम A की जब रिएक्शन हुई, ठीक है, या पायरुविक एसिड की रिएक्शन हुई डीहाइड्रोजनेज में और वो बना एसिटाइल कोएंजाइम A, तो दूसरा जो मॉलिक्यूल निकला वो ये था। क्लियर है, कितने थे, ग्लाइकोलाइसिस में भी कितने निकले, 2, और पायरुविक एसिड में भी कितने निकले, 2। ठीक है, तो 2H2, और यहाँ पे भी लिख देता हूं 2H2+। तीसरी बात कीजिए जो क्रेब्स साइकिल में है, और वो ये रहा, आइसोसिट्रिक से ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड। आइसोसिट्रिक एसिड से डीहाइड्रोजनेज द्वारा क्या बना, ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड, और तीसरा मॉलिक्यूल हमारा यहीं से रिलीज हुआ। ये सभी एंजाइम कौन से हैं, डीहाइड्रोजनेज। ये सभी एंजाइम कौन से हैं, डीहाइड्रोजनेज। ठीक है, फिर इसके बाद चौथे नंबर पे आ गया अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। ग्लूटेरिक एसिड से वही डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में यहां पे बना सक्सेनाइल कोएंजाइम ए। क्लियर है, और एक मॉलिक्यूल यहां रिलीज हुआ। ठीक है, और पांचवी बात करें, दैट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास में आ रहा है मैलिक एसिड से क्या मिला, ऑक्जेलो एस्टिक एसिड, और एक मॉलिक्यूल जो है वो यहां रिलीज हुआ 2H2+। क्लियर है, सब जगह 2-2 मोल्स है। ठीक है, ये हो गया। तो इनके द्वारा जो रिलीज हाइड्रोजन प्रोटॉन्स थे जो जल अपघटन से प्राप्त हुए थे वो किसने ग्रहण किए, NAD+ ने, जो कि एक अपचयी ऑक्सीकृत था, और वो इसको ग्रहण करके किस में कन्वर्ट हो रहा था, NADH2 में। ये था हमारा पहला चरण। लेकिन हम यहाँ क्या कह रहे हैं, जो एंजाइम्स है वो NADH2 को क्या कर रहे हैं, अपघटित। और ये सारी क्रिया कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टीज में जो F1 पार्टिकल है। ठीक है, और F1 पार्टिकल के फुट में है डीहाइड्रोजनेज एंजाइम। ठीक है, और एक क्या बोलते हैं, ट्रांसफेरेज एंजाइम। स्टेप सेकंड की हम बात करते हैं। यहां पे NADH2 जो है
उसका क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है एक्चुअली में, और अपघटन के फलस्वरूप ये जो NaDH2 है ये अपने हाइड्रोजन्स को, तो यहां उल्टा कर देता हूं मैं इसको, ये आ गया, इसको उल्टा कर देते हैं, ये इन सब से हाइड्रोजन लेके क्या बन गया, NaDH2, और ये अब क्या हो रहा है, अपघटित हो रहा है, किसमें, ऑक्सीकृत हो जाएगा, दैट इज ऑक्सीडाइज फॉर्म, और ये हो गई इसकी रिड्यूस फॉर्म। क्लियर है, हो गया। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन्स आ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन्स आ रहे हैं, और इन 2 हाइड्रोजन्स को ये रिलीज कर रहा है किसमें, बाहर की ओर, और इन हाइड्रोजन को ग्रहण करता है FMN, फेरिडॉक्सिन, फ्लेविन टाइप है ये। क्लियर है, और ये यहाँ पे इनको ग्रहण करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, FADH2 में, और ये वापस ऑक्सीकृत होता है और किस में आ जाता है, FMN में। ठीक है, तो अब इसको भी हम उल्टा कर देते हैं, इसको उल्टा करेंगे तो कैसे, दैट इज किसने लिया, FAD, जो कि क्या है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, और जब ये 2 हाइड्रोजन को लेगी तो ये बना देगा FADH2, दैट इज रिड्यूस, और यही ये क्या करता है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स को त्यागता है तो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं त्यागते टाइम, क्योंकि जो NaDH2 या FADH2 की हम बात कर रहे हैं, जब इनका अपघटन होता है तो ये टूटते हैं एक तरीके से NAD+ या FAD+ में, और 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स में क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन्स को ब्रेक कर रहा है तो 2 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो कहाँ रिलीज हो जाते हैं, इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 ब्लू से लिख देते हैं, इसको तो मिटा देता हूं, दो जो हाइड्रोजन प्रोटॉन्स हैं वो कहां चले गए, माइटोकॉन्ड्रिया की जो क्रिस्टी मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करके कहां पहुंच गए, मैट्रिक्स में, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो FMM के इलेक्ट्रॉन्स किसने धारण कर लिए, आयरन सोर्स ने, और वो बन गया एक रिड्यूस Fe++, और ये हो गया Fe+++, दैट इज ऑक्सीडाइज फॉर्म, ये हो गई रिड्यूस फॉर्म। एक मध्यवर्ती आयरन ने उसको क्या किया है, ग्रहण किया है। नहीं दिख रहा, ठीक है। तो यहाँ पे NaDH2 ऑक्सीकृत हुआ, अपना हाइड्रोजन उसने दिया FMM को, FMN से वो आया, उसको ऑक्सीकृत किया, वो हो गया FADH2। FADH2 ने अपने इलेक्ट्रॉन्स अपघटन के बाद रिलीज किए, तो 2 हाइड्रोजन प्रोटॉन्स कहाँ चले गए, माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में क्रॉस करके माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, और जो इलेक्ट्रॉन्स थे 2 उनको ग्रहण कर लिया एक मध्यवर्ती आयरन या फेरस कंपोनेंट ने, और वो क्या हो गया, उनको ग्रहण करके रिड्यूस। ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉन्स को इस मध्यवर्ती के माध्यम से कौन धारण करेगा, सबसे पहले ये हमारा काम कंप्लीट हो गया, इसको अब हम मिटा देते हैं।
और इसको ग्रहण करता है यूबीक्विनोन। और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स के रूप में हम शो करते हैं। ये भी हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स के, क्योंकि प्रोटॉन तो चले गया। और यहाँ इसको कौन ग्रहण करता है? कोएंजाइम यूबी क्यूनोन। इसको हम को क्यू के नाम से डिनोट कर देते हैं, क्यू। और ये एक तरीके से हो जाता है रिड्यूस, और अपने इलेक्ट्रॉन्स ताक कर ये हो जाता है ऑक्सीडाइज। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो हम समझने की कोशिश करेंगे वो ये है कि ये तो 5 फॉर्म थी, एक और फॉर्म थी जो हमने वहाँ से नोट नहीं करी, और वो ये है, ब्लू पेन से लिख देता हूँ, जो सक्सेनिक एसिड, ठीक है, से डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में एक घटना और हुई थी जिसको हमने वहाँ पे नोट किया, और वो हाइड्रोजन्स प्रोटीन जो थे जिससे बना था फ्यूमेरिक एसिड, वहाँ पे उन हाइड्रोजन प्रोटॉन्स को ग्रहण किया था किसने? ब्लू से, ब्लैक से लिख देता हूँ यहाँ पे, वो ग्रहण किया था FAD+, और वो अपचयित हो गया था FADH2 में। तो ये FADH2 जो है वो डायरेक्ट ही क्या जाएगा, यहाँ FAD के द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा, NADH2 के दौरान ग्रहण करा नहीं जाता। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण हो रहा था, तो यहाँ जब 2 हाइड्रोजन्स को स्थानांतरित किए गए, उस वक्त यहाँ पे रिलीज होती है एक एनर्जी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में, और उसको ग्रहण करता है ADP, और वो बनाता है ATP। ये प्रथम ऊर्जा हमको मिलती है किससे? NADH2 से। क्लियर है? दूसरे में यहाँ पे हाइड्रोजन चले गए किसमें? मैट्रिक्स में। तीसरा, एक आयरन सोर्स ने इन इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण किया, और क्या हो गया? अपचयित। वहां से इसे ग्रहण करता है एक मध्यवर्ती यौगिक यूबीक्विनोन, और वो इसको ग्रहण करके क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। यूबीक्विनोन से इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण किया जाता है साइटोक्रोम B के द्वारा, और यहां हम इस रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की जो अभिक्रिया है उसको यहाँ दर्शा देते हैं, दैट इज Fe। क्योंकि मध्यवर्ती आयरन सोर्स है, तो यहाँ पे क्या हो रही है? रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि इसने ग्रहण कर लिया था Fe++, और इसको हम कर देते हैं Fe+++ 3+ के रूप में, दैट इज ऑक्सीडाइज फॉर्म, और ये हो गई रिड्यूस फॉर्म। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आते हैं एक दूसरे मध्यवर्ती साइटोक्रोम C Fe+++, और ये हो गया Fe++, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इससे जो एनर्जी है वो ग्रहण की जाती है ADP द्वारा, और ये बनाता है ATP। ये दूसरी एनर्जी फॉर्म है, रेड पेन से जिसको दिखा रहे हैं। ठीक है। इसी प्रकार क्रम से ये इलेक्ट्रॉन्स का जो आदान प्रदान है, यहाँ आया, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। ठीक है। और ये ग्रहण किया गया साइटोक्रोम A द्वारा। हालांकि कुछ मध्यवर्तियों में साइटोक्रोम के 2 भी हम बात करते हैं, साइटोक्रोम C1 और साइटोक्रोम C। ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक ही की बात की है। ये हो गया Fe++, और ये हो गया
Fe प्लस प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया साइटोक्रोम A, ठीक है। और अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रहण किया जाएगा साइटोक्रोम A3 द्वारा, और जब ये इलेक्ट्रॉन इससे द्वारा ग्रहण किया जाएगा तो वहीं एनर्जी प्रोड्यूस होती है एक तीसरे ATP के फॉर्म में। ये हो गया Fe प्लस प्लस, ये हो गया Fe प्लस प्लस प्लस, और यहाँ के द्वारा रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं वो माध्यम के अंदर पहुंचकर क्या हो रहे हैं, जो 2 हाइड्रोजन प्रोटॉन्स थे उनके साथ में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। 2 हाइड्रोजन प्रोटॉन्स जो थे उनके साथ जुड़ते हैं और ये अभिक्रिया करते हैं किसके साथ, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये अभिक्रिया किसके साथ करते हैं, हाफ O2 मॉलिक्यूल के साथ में, और दोनों हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, H2O मॉलिक्यूल। ठीक है। अब ETS के अंदर अगर अपन प्रोडक्शन की बात करें तो प्रारंभ में मैंने कहा था कि जब NADH2 का ब्रेकडाउन हो रहा था, NADH2 का जब ब्रेकडाउन होता है, जल अपघटन होता है, तो ये ऑक्सीकृत फॉर्म में रह जाता है, प्लस 2 हाइड्रोजन प्रोटॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में टूटता है, और ये हाइड्रोजन प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हाफ O2 से रिएक्शन करके H2O जल का मॉलिक्यूल बनाते हैं ETS साइकिल में। इसी को हमने रेस्पायरेशन को एक ऑक्सीडेटिव या ऑक्सीकरण अभिक्रिया के रूप में डिनोट किया था। तो जो इसमें ध्यान रखने वाली बातें हैं वो ये हैं कि ये वाटर मॉलिक्यूल बना, तो ऐसे में हमने एनर्जी सोर्स कितने रूप में पढ़े, ATP के रूप में, NADH2 के रूप में, FADH2 के रूप में, GTP के रूप में। पहले ATP की बात करें तो दैट इज बायोलॉजिकल एनर्जी करेंसी, और ATP का फास्फोरिलीकरण जो है वो औरों की तुलना में बहुत अधिक है, और यहाँ पे ADP जो है वो इनऑर्गेनिक फास्फेट के लिए अधिक सुग्राही या ग्राही का कार्य करता है, और यहाँ पे ट्रांसफर रेट बहुत ज़्यादा है, अतः यह बहुत तेज़ी से क्या करता है, ऊर्जा का आदान प्रदान। इसलिए इन सब की तुलना में ATP ही सबसे उपयुक्त है जो आदान प्रदान हो रहा है ऊर्जा का उसमें। क्लियर है। तो इन सब फॉर्म्स चेंज होती हैं किसमें, ATP में। GTP की बात करें तो GTP जब बना था सक्सेनाइल कोएंजाइम A और सक्सेनिक एसिड के बीच में, तो ये जो GTP था इसने रिएक्शन करी ADP से, और यहाँ पे फॉस्फेट के लिए ADP ज़्यादा ग्राही था, अतः इसने बना लिया ATP प्लस GDP। तो ये तो वहीं कन्वर्ट हो गई, ठीक है, तो एक स्टेप में ही इसका काम हो गया। अब हमारे पास बच रही है NAD और FADH2। इन दोनों की अगर आप बात करें तो यहाँ देख सकते हैं, शुरू में हमने कहा कि NADH2 से लगभग 3 ATP एनर्जी मिलती है और FADH2 से 2 ATP एनर्जी मिल रही है। GTP तो 1 ATP के बराबर हो ही गया। क्लियर है। तो ये जो 3 ATP इसको देखिए, प्रथम NADPH2 से प्रथम ऊर्जा निकल रही है जब वो ट्रांसफर कर रहा है FAD को, दूसरी एनर्जी निकल रही है जब वो ट्रांसफर कर रहा है साइटोक्रोम से साइटोक्रोम C की तरफ, B से C की तरफ, और तीसरी एनर्जी मिलती है जब साइटोक्रोम A से वो ट्रांसफर करता है साइटोक्रोम A3 को। ये 3 एनर्जी जो हैं वो क्या होती हैं, रिलीज हो रही हैं। ठीक है। तो NADH2 से कितनी हो गई, 3 ATP जो है वो रिलीज हुई। जबकि अगर अपन यहाँ की बात कर रहे हैं FAD की, तो FAD2 से कितनी आ रही है, FADH2 से 1 और 2, कितनी एनर्जी, 2 ATP जो है वो प्रयुक्त होती है। अगर ये फोटो सॉरी अपना जो ऑक्सीश्वसन है इसकी ऊर्जा लब्धियों की अगर अपन बात करें तो यहाँ एक परसेंटेज हम निकाल सकते हैं कि ATP के जल अपघटन से जो ऊर्जा मुक्त होती है वो होती है लगभग 7.3 किलो कैलोरी।
और प्रारंभ में जब हमने इसकी अभिक्रिया का समीकरण बनाया था, वो समीकरण हमारा था कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6 जब 6 किससे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्शन हो रही थी, ठीक है, और उसमें जल भी काम आ रहा था, तो निकल रहे थे 6CO2 और 6H2O प्लस एनर्जी लगभग 686 किलो कैलोरी। एक श्वसन में हमको इतनी एनर्जी जो है उपलब्ध होती है। और एक एटीपी की अगर हम बात करें तो उसके जल अपघटन से प्राप्त होती है लगभग 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी। हाँ, अगर एडीपी की बात करें तो उससे ज़्यादा मिल रही है, लगभग 7.8, लेकिन हम नॉर्मली बात कर रहे हैं बाह्यता मिले फॉस्फेट के टूटने की। तो यहाँ पे जो ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स साइकिल है, उनसे हमको टोटल जो एटीपी प्राप्त हुआ वो कितना हुआ था, 38 एटीपी, जो हमने अभी कैलकुलेट किया। तो अगर हम 38 को 7.3 किलो कैलोरी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लगभग आती है 277 किलो कैलोरी। और हमारी लवता कितनी है, 686, तो मतलब 277 अपॉन 8, 686 या 683 के करीब आती है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका कैलकुलेट करते हैं तो ये लगभग 40 या अप्रॉक्स 40 या 41% के करीब आती है। अर्थात जो श्वसन है, कौन सा, ऑक्सी श्वसन, उसकी एनर्जी की ग्रोथ रेट जो आती है वो ईटीएस साइकिल से लगभग 40 से 41% के ग्रॉस में प्राप्त होती है। इसे अगर अपन चरणबद्ध तरीके से समीकरण रूप में लिखें तो फर्स्ट स्टेप हो गया ये, स्टेप फर्स्ट, जिसमें विभिन्न अभिकारकों के रूप में डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के फलस्वरूप मुक्त हाइड्रोजन जो एटम्स हैं उनको कौन ग्रहण करता है, एक ऑक्सीकृत NAD, और वो अपचयित हो जाता है NADH2 में, ठीक है। और ये कहाँ आ जाता है, कहाँ होती है ये घटना, ये घटना होती है F1 पार्टिकल के फुट में, जहाँ डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, क्लियर है। वहाँ पे ये क्या करता है, अपचयित होता है 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स में, और ये जो प्रोटॉन्स हैं ये वहाँ से कहाँ जाते हैं, FAD को अपचयित करते हैं, वो सॉरी रिड्यूस करते हैं, हाँ अपचयित करते हैं, ऑक्सीकृत तो पहले से ही था। और इस उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं वहाँ पे एक एनर्जी फ्लो होती है ATP के रूप में, क्लियर है। दूसरा FAD जो है अपचयित है, वो अपने जल अपघटन द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन प्रोटॉन्स को निकाल रहा है। वो प्रोटॉन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी से रिलीज होकर कहाँ चले जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मध्यवर्ती द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, ग्रहण कर लिए जाते हैं। यहाँ पे मध्यवर्ती एक आयरन है, आयरन मॉलिक्यूल जो कि है FMN, जो कि रिड्यूस होकर क्या बनाता है, FAD। FMN में कंफ्यूज नहीं होना, FMN दैट इज फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, और ये हो गया फ्लेविन एडिनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड, क्लियर है। तो ये उसी का रूप है, जैसे कि हम बात करते हैं AMP, ADP और ATP, क्लियर है। तो FMM जो जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ग्राही आयरन मॉलिक्यूल है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करके क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उत्तेजित होकर, किस में, उसको ग्रहण करता है यूबिक्विनोन। और इसी दौरान यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके द्वारा, यूबिक्विनोन ग्रहण करेगा। ये हमारा स्टेप हो गया थर्ड। स्टेप नंबर 4 में यूबिक्विनोन से इन्हें ग्रहण करता है साइटोक्रोम B,
और यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया चलती है, जिसको अगर आप ढंग से देख पा रहे हो तो यहाँ पे लिख के दिखाया हुआ है, दैट इज Fe++, या आप लिख सकते हैं Fe2+। ये हो गई ऑक्सीडाइज फॉर्म, वो सॉरी रिड्यूस फॉर्म, और ऑक्सीडाइज में हो गया Fe+++ या Fe3+। क्लियर है? ये हो गई ऑक्सीडाइज फॉर्म और ये हो गई रिड्यूस फॉर्म। ठीक है? इसी दौरान एक हाइड्रोजन प्रोटॉन और रिलीज होता है यहाँ से, और वो भी कहाँ जाता है? वापस मैट्रिक्स में चला जाता है। इसके बाद में बी से यही इलेक्ट्रॉन का प्रदान होता है सी में, और इसके बीच में यहाँ पे रिलीज होती है एक एनर्जी एटीपी के फॉर्म में। सी से ए और ए से A3 की ओर, और फाइनली ये A3 द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन मैट्रिक्स में उपस्थित हाइड्रोजन प्रोटॉन से जुड़कर क्या करता है? हाफ O2 मॉलिक्यूल को क्या कर देता है? ऑक्सीकृत, और उससे जुड़कर ये बनाते हैं एक H2O मॉलिक्यूल, जल का अणु बनाते हैं। तो अतः इस संपूर्ण स्थानांतरण के दौरान जो मुक्त ऊर्जा है वो ADP द्वारा ग्रहण की जाती है, और वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में क्या बना देती है? इसको अपचयित कर देती है ATP के रूप में। जैसे इसको और कंप्लीट अगर अपन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो ये बना देता है ATP। ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और ये भी हो गया ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ETS साइकिल में अगर अपन बात करें, जो लगभग 1964 में ग्रीन ने इसको समझाया था, तो उन्होंने कहा कि ETS चेन में सहकारकों के O2 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण के दौरान जो ATP का संश्लेषण होता है, अतः हम इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कह सकते हैं। ऑक्सीडेशन फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन इसलिए क्योंकि फॉस्फेट का जुड़ना, और ऑक्सीडाइजेशन इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है? ब्रेक या अपघटन हो रहा है। तो ETS में आज की क्लास में इतना ही। ठीक है? एक चीज और लिख दें यहाँ, ये हटा देता हूं, टोटल एनर्जी। that is electron transport system ETS। और ध्यान रखना ये हमेशा बड़े से छोटे की तरफ प्लस सदैव इस दिशा में लोअर एनर्जी की तरफ क्या होती है? गति करती है। ठीक है? इसे तिरछा ही बनाना, सीधा नहीं बनाना है। ओके।